RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु की वीडियो हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने थ्योरी, पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न के हम लगभग 12 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया है कहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कॉपर धातु को हम इमली या नींबू जैसे खट्टे पदार्थों से साफ क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कॉपर वायु में उपस्थित नमी यानी जल और उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH2 और CuCO3 इसका नाम होता है भास्मिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। एक्चुअल में इसका रंग होता है हरा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो उंगली में छल्ला वगैरह पहनते हैं, तो उंगली में छल्ला जब पहनते हैं आप यहाँ पर, तो उसके पास में हरा सा रंग हो जाता है। वो एक्चुअल में क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो वो हरा रंग जो होता है वो इस CuOH2 CuCO3 का, जिस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है वो लाल से रंग का होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 लोहे के जंग का। लेकिन इसी प्रकार से जो कॉपर का जंग होता है, तांबे पर जो जंग लगता है, उसका रंग होता है हरा और नाम होता है भास्मिक कॉपर कार्बोनेट। तो भास्मिक अर्थात ये बेसिक या अक्षारीय प्रकृति का होता है। अब अक्षारीय प्रकृति को समाप्त करने के लिए आपने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको याद दिला दूं क्या थी कि इस अभिक्रिया में अम्ल और अक्षार दोनों मिलते हैं और लवण व जल बना देते हैं। एक्चुअल में इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि अम्ल होता है अम्लीय प्रकृति का, अक्षार होता है अक्षारीय प्रकृति का, जबकि जल उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीनीकरण यानी अम्ल तो अक्षार को और अक्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रकृति को समाप्त कर देते हैं। तो चूंकि कॉपर पर ये भास्मिक कॉपर कार्बोनेट का अक्षारीय प्रकृति का एक पदार्थ जमा हो जाता है, तो इस अक्षारीय प्रकृति को समाप्त करने के लिए हम उसे नींबू के रस से या फिर इमली के रस से प्रयुक्त करते हैं, उसको साफ करते हैं। अब नींबू आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में दिखाते हैं विम बार का एडवर्टाइज कि इसमें 100 नींबू की शक्ति है। अब 100 नींबू हो या 150, आपको उससे क्या मतलब है? आपको तो केवल नींबू से मतलब होना चाहिए। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल। आपने परिभाषा में अम्लों की पढ़ा था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, तो नींबू भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है। तो ये अम्ल इस अक्षारीय प्रकृति को, इस भास्मिक कॉपर कार्बोनेट की जो अक्षारीय प्रकृति है उसको समाप्त कर देते हैं। इसी कारण कॉपर के बर्तनों को साफ करने के लिए या धातुओं के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू, इमली आदि का प्रयोग किया जाता है, इनके रस का प्रयोग किया जाता है और इस कारण हमारे बर्तन आसानी से साफ हो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें धातुओं को हम उनके गुण के आधार पर अधातुओं से पृथक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल गुणों के बारे में ही बताऊंगा, आपको धातु और अधातु में समझा दूंगा, लिखना आपको स्वयं है। जैसे सबसे पहले अगर हम लेकर चलें ऑक्साइडों की प्रकृति, तो ऑक्साइडों की प्रकृति बार बार आपका आया हुआ है, क्योंकि रासायनिक गुण हमें लिखने हैं तो उसी के आधार पर हमें
यहाँ पर इनमें अंतर लिखना है। धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने इनको आपको पूर्ण रूप से उदाहरण के साथ समझाया था। दूसरा प्रकरण हम ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेकर चल सकते हैं, अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ अगर हम क्रिया करते हैं तो धातु तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, लेकिन अधातु दुर्बल अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती या अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लेकर चलें तो क्लोरीन के साथ क्रिया की अगर हम बात करें तो धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। कैसे? आयनिक। जबकि अधातु क्लोरीन के साथ सह संयोजक क्लोराइड का निर्माण करती है। इनके यौगिक जो होते हैं वो सह संयोजक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl ले लिया, MgCl2 ले दिया, यहाँ पर आपने HCl ले दिया, PCl5 ले दिया। तो ये कुछ उदाहरण जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी आपको इनके बारे में समझाया गया था। इसी प्रकार से एक लास्ट पॉइंट और लेकर चल सकते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ क्रिया H2 के साथ। तो इसमें जो धातुएं होती हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं, आयनिक हाइड्राइड। जबकि जो अधातु है कैसे बनाएंगी? सह संयोजक हाइड्राइड का निर्माण कर देती हैं। तो ये 14वां जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, ये हम इस प्रकार से एक टेबल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर एक दो पॉइंट और आपको देखना है तो आप बुक से देख सकते हैं। नोट्स में जो थ्योरी हमने पढ़ाई है वहां पर आपको अन्य पॉइंट भी मिल जाएंगे। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 2 पॉइंट तो लिखने ही होते हैं। एक अकेले पॉइंट से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए, इन 4 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, लेकिन अब इसको हम पढ़कर चलते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देख लेंगे क्या होगा। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 जितना बड़ा है इसका उत्तर उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये एक पूरा बड़ा पैराग्राफ दिया गया है और आखिर में आंसर बहुत कम। जब थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पर हमने आपको एक शब्द का जानकारी दी थी, शब्द की, अम्लराज के बारे में, जिसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया या अम्लराज क्या था? वो HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में, स्पेशली ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है, जिसके द्वारा हम जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी? प्लेटिनम होती है, चांदी होती है, Au गोल्ड होता है। इन तीनों धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है, सबसे कम क्रियाशील होती हैं। लेकिन जो ये अम्लराज होता है ये इन कम क्रियाशील धातुओं के साथ भी क्रिया कर लेता है, इनको भी घोल लेता है। तो जो वो व्यक्ति सुनार बन के आया था धातुओं को साफ करने के लिए, आभूषणों को, तो वो अपने पास अम्लराज मिश्रण लिए हुए था। इस अम्लराज के द्वारा जब इन धातुओं के आभूषणों को धोया गया तो इनसे मैल के साथ साथ, गंदगी के साथ साथ कुछ धातुएं भी मिश्रण के, अम्लराज के अंदर घुल जाती हैं, जिनसे उनको पृथक किया जा सकता है और वो व्यक्ति एक ही दिन में अमीर भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर इनको धो दे तो ये इतना ज़्यादा ही घुलते हुए चले जाएंगे। तो आपको केवल ये पहचानना था कि उस व्यक्ति के पास कौन सा मिश्रण है, तो वो आप पहचान गए होंगे, अम्लराज, जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी जो लोहे की मिश्र धातु है उसका नहीं। इसका कारण बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आपको पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था कि लोहा कॉपर से बहुत अधिक ऊपर स्थित है और बहुत ज्यादा क्रियाशील है। जैसे ही हम पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं, अगर हम लेकर चलें सोडियम को, सोडियम ठंडे पानी बर्फ के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। इसके पश्चात अगर हम मैग्नीशियम को लेकर चलें तो मैग्नीशियम आसानी से सामान्य पानी के साथ क्रिया कर लेता है, लेकिन लोहा जो है वो गर्म पानी के साथ क्रिया करता है। तो अगर हम गर्म पानी के बर्तन को लोहे का बनाएंगे तो वो गर्म पानी उस लोहे के साथ क्रिया करके उसको संक्षारित कर सकता है। लेकिन कॉपर बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है जो आसानी से पानी के द्वारा, भले ही गर्म हो ठंडा हो, पानी के द्वारा संक्षारित नहीं होती। इसी कारण जो पानी के बर्तन होते हैं गर्म पानी करने के लिए उनको लोहे की मिश्र धातु का नहीं बनाया जाता बल्कि कॉपर का बनाया जाता है। तो जब आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे वो केवल इतना लिखेंगे, चूंकि लोहा गर्म पानी के साथ क्रिया करके संक्षारित हो सकता है, जबकि कॉपर अत्यंत कम क्रियाशील होने के कारण संक्षारित नहीं होता। इसी कारण पानी को गर्म करने के बर्तन जो स्टील के टैंक वगैरह होते हैं वो स्टील के नहीं बनाए जाते, वो तांबे के बनाए जाते हैं। जिनको जनरली आप लोगों ने बॉयलर सुना होगा, बॉयलर बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। तो अब आज की वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी बुक का लगभग सभी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में 16 की 16 वो समाप्त करके दे दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी, पाठ्यनीति प्रश्न और ये अभ्यास के प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई कमी आपको महसूस होती है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको इंडिकेट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में उन कमियों को रिमूव किया जा सके और आपको अच्छी से अच्छी प्रकार से हर एक टॉपिक को समझाया जा सके। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।